हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम आपको वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। आइए चित्र बनाते हैं। एक निकाय है जिसपे -q आवेश और +q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। सेकंड, दूसरी चीज आती है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिख देते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। लिखते हैं और इसे P से व्यक्त करते हैं, अर्थात P = Q × 2l। इसको एक साथ लिखते हैं तो P = 2QL। P एक सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। बना देते हैं फिगर में, दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर P। इसकी यूनिट लिखेंगे तो P की यूनिट = Q की यूनिट × L की यूनिट, अर्थात कूलाम और मीटर। यानी P का जो आएगा वो यूनिट आ जाएगा कूलाम मीटर। इसके बाद आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दो प्रकार से निकालते हैं। पहला, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थित, दूसरा निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थित। आइए स्टार्ट करते हैं उसे। पहले अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थित, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थित। अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम एक द्विध्रुव बना लेते हैं। ये +q आवेश इस बिंदु पर, बिंदु B पर, और बिंदु A पर -q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी है 2l। ठीक, इसके मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से B की दूरी l तथा A की दूरी भी l है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में r मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। ये बिंदु P है। O से r मीटर की दूरी पर है। r, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी। तो इसके लिए पहले बिंदु B से अर्थात +q आवेश से P की दूरी लेते हैं तो आ जाएगा r - l, और फिर A से अर्थात -q से P की दूरी लेते हैं तो आता है r + l। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब आगे देखते हैं। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालते हैं तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर आएगी E1। तो लिखता है +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कैपिटल E1 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ये द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक K, इसकी दिशा किधर होगी? B P की ओर, ये इसकी दिशा होगी। ठीक इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू, यहां भी वही 1/4πε0 K इंटू Q अपान A से P की बीच की दूरी का वर्ग, यानी R प्लस L का वर्ग। इसकी दिशा PA की ओर, PA की ओर। तो पहले क्या निकाला गया? प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। दूसरी बार क्या निकाला गया? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या आएगी? लिख देते हैं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैपिटल E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे Q अपान 4πε0 इंटू K, दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या? 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, Q अपान 4πε0 इंटू K इंटू एलसीएम R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। तो सॉल्व किया जाएगा तो बनेगा E इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 इंटू K, खोल देते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखते हैं L स्क्वायर R स्क्वायर से L स्क्वायर R स्क्वायर कैंसिल, तो E इज इक्वल टू प्राप्त होता है Q अपान 4πε0 इंटू K इंटू 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, या E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K इंटू 2QL इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी हमने बताया था कि 2QL इज इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2QL की जगह पे P लिखते हैं, आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K इंटू P इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि R O से P के बीच की दूरी है और 2L माइनस Q प्लस Q आवेश के बीच की अल्प दूरी है, उसका भी आधा कर दिया गया, L कर दिया गया। तो R की तुलना में L बहुत ही कम हो गया। जब R की तुलना में L बहुत ही कम हो गया, अर्थात L कम हो गया R की अपेक्षा, तो L स्क्वायर R स्क्वायर से और भी कम हो गया, इतना कम हो गया कि L स्क्वायर R स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य लिया जा सकता है। तो हम लिख लेते हैं कि R स्क्वायर इज लेस R लेस देन L स्क्वायर इज लेस R लेस देन R स्क्वायर, तो L स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K इंटू 2PR अपान R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू 2P अपान R क्यूब। ये आपका प्राप्त हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। E1 किधर था? E1 इस तरफ था, E2 इस तरफ था। तो ये हमें प्राप्त हुआ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी यूनिट लिखना है,
तो पहले के वीडियो में भी हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला बताए थे और उसके बाद इसकी यूनिट बताया गया था। ये बताया गया था F = Q × E होता है, तो E = F/Q हो गया। तो E की यूनिट = F की यूनिट अपान Q की यूनिट, अर्थात न्यूटन प्रति कूलम। क्या लिख लेते हैं? न्यूटन बटे कूलम। ये आपका प्राप्त हो गया। दूसरी चीज थी निरक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थित। निरक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थित पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इसे भी देखते हैं। इसको हम मिटा दें पहले। निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखते हैं यहाँ पे निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं, फिगर बना लेते हैं पहले। ये वैद्युत द्विध्रुव है, -q आवेश +q आवेश, इसकी बीज दूरी 2l है, मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु से यहां नाम लिख लेते हैं BA, मध्य बिंदु से B की बीच की दूरी l और मध्य बिंदु से A की भी बीच की दूरी l हो गई। निरक्षीय स्थिति पर O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए P को B से मिला देते हैं और P को A से मिला देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम PB और PA निकाल लेते हैं। PA और PB दोनों इक्वल हैं, तो लिखते हैं PA = PB √r² + l²। ये कोण बनता है थीटा, ये भी कोण बन जाएगा थीटा। अब जैसे इसके पहले वाले में था, ठीक उसी प्रकार +q आवेश के कारण लिखते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E1 किधर होगा? ठीक इसी दिशा में ऊपर E1 बन जाएगा। E1 = 1/4πε0 K × Q अपान, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? r² + l²। इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे तो r² + l², स्क्वायर होने के नाते वर्गमूल गायब हो जाता है। यह इसकी दिशा आ जाएगी BP की ओर। फिर -q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E2 = 1/4πε0 K × Q अपान r² + l²। इसकी दिशा कौन सी होगी? इधर होगी। E2 PA की ओर। ये हमने निकाल लिया बिंदु P पर E1 और E2 का मान। अब इसका परिणामी कैसे प्राप्त होगा? परिणामी प्राप्त करने के लिए E1 और E2 से हम एक समांतर चतुर्भुज पूरा करें और उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वह बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आइए बनाते हैं। इसके समांतर ये रेखा खींच लें और इसके समांतर ये रेखा खींच लें। इसका विकर्ण ये बनेगा। ये है कैपिटल E की वैल्यू। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा बनेगा, थीटा है तो ये भी कोण थीटा बन जाएगा। अब E की वैल्यू E1 और E2 दोनों के कारण है, तो हम E1 और E2 को क्षैतिज दिशा में वियोजित करेंगे और ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करेंगे। तो देखते हैं, अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करते हैं, ये ऊपर की ओर होगा और ये नीचे की ओर होगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल E1 × sin थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी
कैपिटल E2 इंटू साइन थीटा। यहां हमने देखा कि E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों बराबर हैं, तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा भी बराबर होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर है, इसलिए E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग, क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग E1 के कारण क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग करेंगे तो E1 इंटू कॉस थीटा, E2 का भी क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग तो E2 इंटू कॉस थीटा, दोनों क्षैतिज हैं, एक ही दिशा में हैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता दोनों का योग बनेगा E1 इंटू कॉस थीटा प्लस E2 इंटू साइन थीटा, कैपिटल E प्राप्त होगा। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता प्राप्त हुई वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, हम लिख देते हैं बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें, cos थीटा कॉमन ले लें तो आ जाएगा E1 प्लस E2। इस E1 और E2 की वैल्यू निकाली गई है, वो इसमें रख देते हैं, तो परिणामी तीव्रता बिंदु P पर मिलना चाहिए। वैल्यू रखते हैं, कैपिटल E इजिकल टू मान निकालते हैं, तो कैपिटल E बराबर cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, किससे, ट्रिग्नोमेट्री से। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, अर्थात बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो E इजिकल टू मिलेगा L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके बाद है आपका E1 प्लस E2, तो E1 और E2 में दोनों में देखते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ भी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, बचा क्या 1 अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1 अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों एक ही चीज हो गया, तो आ जाएगा L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू 2 अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर देखते हैं 2QL हो गया अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, यहाँ देखो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ आया सॉरी यहाँ पे ये 2 अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर 1/2 है, गुणा करते हैं तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, एक में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे पावर 3/2। ये आपकी वैल्यू प्राप्त हुई। अब आगे देखते हैं, तो इजिकल टू 2QL बराबर किसके था, P के था, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2QL के स्थान पे P लिख देते हैं, तो E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ भी देखते हैं कि L R की तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, तो लिख देते हैं L स्क्वायर, अगर हमने गलत बोल दिया होगा तो फिर से सुन लीजिए कि L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, फिर से लिख देते हैं L स्क्वायर को नगण्य मानने पर E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू P अपान R स्क्वायर पूरे की घात 3/2। इस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू P अपान R क्यूब, यहाँ भी आएगा न्यूटन यूनिट, न्यूटन प्रति कूलम। ये आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।